हेलो गाइस, दिस साइड नित्य और आप कनेक्टेड हो जॉबर्स विद नित्य चैनल से। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसका हम आज पार्ट 1 लेने वाला है। बिकॉज चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हमने चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो पार्ट 1 आज हो जाएगा और पार्ट 2 कल हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि आज जो स्लाइड्स आने वाली है वो कोई एडिटेड स्लाइड्स नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, वो एनसीईआरटी की पीडीएफ है। क्योंकि देखो मोस्टली क्या होता है ना, जो हम हायर क्लासेस में जाते हैं, क्लास 11th में, क्लास 12th के अंदर, वहाँ पे एनसीईआरटी की जो लाइन्स होती है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बनते हैं। ओके, भले ये बोर्ड्स के लिए कह लो, भले ये यूपीएससी के लिए कह लो, एसएससी के लिए कह लो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं इंडिया के अंदर, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एनसीईआरटी की लाइन से। तो हम लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर पूरे चैप्टर की जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल पार्ट 2 के एंड में दूंगा, तो उसका आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेना। ओके, एक और बात, हमें रेस का घोड़ा बनना है, सड़क का सांड नहीं बनना है। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सेशन के एंड होने तक एक एक लाइन में एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये देखो आपका यूनिट 2 है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की सीधी पीडीएफ मैंने फ्रेम करी है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो सबसे पहले लाइन है, द अर्थ एंड इट्स लैंड फॉर्म दैट वी हैव सीन टुडे हैव इवॉल्वड ओवर लॉन्ग टाइम। वो तो मैंने आपको पहले के सेशन में ही बताया कि एक दिन में माउंटेन्स नहीं बन गए थे, एक दिन में नदियाँ नहीं बन गई थी, मिलियंस ऑफ ईयर लगा है। तो अर्थ की अप्रोक्सीमेट एज है जो कि आपको याद रखनी है, 4600 मिलियन ईयर्स अगो। अगर इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूँ तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो भी कह सकते हो। 4.6 बिलियन ईयर अगो भी कह सकते हो, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। Then come to the over these long years, it has undergone many changes brought about primarily by the endogenic and exogenic forces. अब आपको डाउट होगा कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते क्या है। देखो, एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से चल रहा है, लाइक वॉल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, प्लेट टेक्टोनिज्म हो गया, ये अंदर के फोर्सेस है एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि बाहर के हैं, लाइक विंड हो गया, रेनफॉल हो गया, सनलाइट हो गई, ये बाहर के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो दिस फोर्सेस हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग शेप टू वेरियस सरफेस एंड सब सरफेस फीचर्स ऑफ द अर्थ। जब अर्थ के अंदर से फोर्स होता है, अर्थ के जो बाहर का फोर्स होता है, वही तो चीज़ें शेप कर रहा है। माउंटेन्स कैसे बने? जब प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड हुई तब जाके माउंटेन्स बने। माउंटेन्स इरोड कैसे हुए? जब बारिश हुई, रिवर्स निकली, तो माउंटेन्स इरोड हुए, फिर डिपोजिशन हुआ उसका सी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डेल्टाज एंड ऑल वी विल सी। ओके, तो ऐसे जितने भी फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स है, वो इस तरीके से हमें बने हैं। गॉट इट? अब देखो, ओवर द मिलियन ईयर्स अगो बहुत सी प्लेट्स थी। वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स है, बड़ी बड़ी डिवाइडेड है प्लेट्स, राइट। तो उसके अंदर हमारी जो प्लेट है उसको हम ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, जो कि साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करी थी। ओके, और जो इंडियन प्लेट थी वो नॉर्थ में मूव कर रही थी। गॉट इट? जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होती है, वैसे ही हिमालयस का फॉर्मेशन होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस नदर्न मूवमेंट of Indian places is still continuing and have significant consequences of the physical environment of the earth। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था, 2025 की यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन था कि द हिमालयास आर स्टिल राइजिंग, कमेंट। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ अभी भी नदन मूवमेंट कर रही है, और जैसे ही वो मूवमेंट चल रहा है तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, और उसी से हिमालयस की हाइट बढ़ रही है बहुत। ओके, हिमालयस की आज से 3-4 साल पहले हाइट थी 8848 किलोमीटर, अब हो गई है 8850 किलोमीटर्स। गॉट इट? सो यही बढ़ रहा है। सो मैंने जैसे ही बताया, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज, जिससे प्लेट्स के लेटरल मूवमेंट हो रहा है, ओके, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस को एक्टिव कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजिकल मतलब वही है माउंटेन बिल्डिंग, रिवर्स, प्लेट्यूज, वही जियोमॉर्फोलॉजिकल है। ओके, और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स लाइक वेस्टर्न घाट्स हो गया, इंडियन डेजर्ट हो गया, लाइक ट्रांस हिमालयन रीजन हो गया, वो सब, ठीक है। सो इन्हीं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन की वजह से इंडिया को 3 जियोलॉजिकल डिविजन में बांटा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में बांटा गया। अब कौन कौन से वो डिविजन्स हैं, ध्यान से सुनना। पहला होता है पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा आता है द हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, एंड द थर्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल माइंड में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पेनिनसुलर ब्लॉक, अब जो पेनिनसुलर ब्लॉक की नदन बाउंड्री है वो एक इरेगुलर लाइन है जो कि रन करता है कच्छ से लेके वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंज तक नियर दिल्ली, एंड देन रफली पैरेलल टू यमुना एंड गंगा एज फार एज द राजमहल हिल्स एंड गंगा डेल्टा। राजमहल हिल्स झारखंड एंड वेस्ट बंगाल की साइड आया हुआ है, और गंगा डेल्टा सबको पता ही है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कार्बी एंगलोंग एंड द मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ द ब्लॉक। समझ में आपको समझाऊंगा, आप पहले चीज़ों को देख ध्यान से पढ़ना, ठीक है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू इन राजस्थान डेजर्ट एंड अदर desert like features overlay this block।
अभी कहना क्या चाह रहा है, मैंने बताया आपको पेनिनसुलर ब्लॉक। मैं आपको मैप से बताता हूँ, मैप भी इसमें मैंने दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये पेनिनसुलर ब्लॉक की बात कर रहा है, ये वाला, ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि बताया कि जो नदर्न मोस्ट बाउंड्री है पेनिनसुलर ब्लॉक की, वो कच्छ से लेके, यहाँ से लेके अरावली रेंज, दिल्ली हो गया, ठीक है। फिर यमुना और गंगा रिवर के पैरेलल, फिर यहाँ पे राजमहल हिल्स आया हुआ है, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे राजमहल हिल्स आया हुआ है, ठीक है। फिर राजमहल हिल्स के नीचे का देखिए गंगा डेल्टा हो गया, ठीक है। फिर ये पूरा रीजन हो गया, दोनों जो ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, इन दोनों के बीच का रीजन हो गया, ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक है। बट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, मालदा फॉल्ट, जैसे कि छोटा नागपुर रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये छोटा नागपुर रीजन है पूरा, और यहाँ पे रीजन आता है हमारा कार्बी एंग्लोंग एंड मेघालय प्लेट्यू। ये सेपरेटेड है, एक फॉल्ट बीच में था पहले, कई सालों पहले, इसको नाम है मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट है थोड़ा सा, वो नॉर्थ ईस्ट में भी चला गया था, बट ये बीच में ब्लॉक ब्लॉक की वजह से जो रिवर्स आई थी वो सेडिमेंट डिपॉजिट करा और उससे बांग्लादेश बन गया, जिसको हम गंगा डेल्टा भी कहते हैं। गॉट इट। सो वो पूरा स्टेटमेंट इसी के बारे में था कि राजस्थान से ये पूरी बाउंड्री इसने अपनी डिफाइन करी थी। होप सो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अगर सेशन स्लो लग रहा हो तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पेनिनसुला इज फॉर्म्ड एसेंशियली बाय वेरी कॉम्प्लेक्स एंशिएंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट्स। अब जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, याद रखना एक और इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक है दैट इज़ वेरी वेरी स्टेबल, ये इंडिया का बहुत ही स्टेबल लैंड मास है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसके अंदर ग्रेनाइटिक रॉक्स है, जो कि इसका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब आपको एक डाउट आएगा, कैम्ब्रियन पीरियड क्या होता है? ओके, कैम्ब्रियन पीरियड ज्योलॉजिकल टाइम स्केल का एक पीरियड होता है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि जो पेनिनसुला है ये एकदम रिजिड ब्लॉक की तरह था, और जो वेस्टर्न कोस्ट है which is submerged beneath the sea and some other parts changed due to tectonic activity without affecting the original basement। अभी क्या स्टेटमेंट में बताऊंगा आपको, ठीक है। As a part of it, Indo-Australian plate, it has been subjected to various vertical movements and block faulting. The Rift Valley of Narmada and Tapi and Mahanadi and the Satpura block mountains are some examples of it. The peninsula mostly consists of relict and residual mountains। सबसे important है कि जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, बट जो पेनिनसुलर के माउंटेन्स हैं उनको रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। रेसिडुअल मतलब जो टुकड़ों में टूट रहे हैं, फ्रेगमेंट्स के अंदर, फ्रेगमेंट्स में जो ब्रोक हो रहा है ना, उसको हम रेसिडुअल कहते हैं। जैसे कि कौन कौन सा, अरावली हिल्स राजस्थान में, नल्लामाला ही साउथ इंडिया की है, जावड़ी, वेलीकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी, ओके। एंड रिवर वैली हियर शैलो विद लो ग्रेडियंट। अगेन लो क्यों है? क्योंकि जो माउंटेन्स है वो इरोड हो गए हैं, इसकी वजह से जो रिवर वैली ग्रेडियंट है वो काफ़ी लो है, मतलब काफ़ी जेंटल है। गॉट इट। अब आपको डाउट आएगा मन में कि ये आपने इतना बड़ा बढ़ाया सिंस कैम्ब्रियन पीरियड, ये क्या हो गया, हमें कुछ समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। मेरे हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो आप। अब जैसे कि ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ तक तो क्लियर है बात, ये यूरेशियन प्लेट है और ये हमारी इंडियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट ऊपर जाके कोलाइड होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंडियन प्लेट ऊपर जाके कोलाइड होती है, तो वेस्टर्न घाट पहले से बना हुआ था, ईस्टर्न घाट भी बना हुआ था पहले से, अभी पहले जाके कोलाइड होती है, ठीक है। आप मेरी बात सुनो, जब ये प्लेट बहुत रिजिड है, ये प्लेट यहाँ मूव करके एकदम इन दोनों के बीच में टक्कर हो जाएगी, तो आपको लगता नहीं है कि इंडियन प्लेट के बीच में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे? क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, आपको लगता नहीं है? डेफिनेटली होंगे। तो जो क्रैक्स डेवलप हुए वो रिफ्ट वैली बन गई, कौन से रिवर्स की? नर्मदा एंड तापी। अगेन आपको याद रखना है, इंडिया में केवल 2 रिफ्ट वैली है, नर्मदा रिवर की और तापी रिवर की। गॉट इट। तो जब ये क्रैक्स डेवलप हुए यहाँ पे माउंटेन्स में, तो यहाँ पे फिर रिफ्ट वैली बन गई, जिससे नर्मदा और तापी फ्लो करती है। ये पहला क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, सबमर्जेंस टू वेस्टर्न फ्लैंक। अगेन जब ये यहाँ पे कोलाइड हुआ यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट, तो बहुत हाइट ज़्यादा थी, वेस्टर्न घाट की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट है वो टूट गया। मतलब ये देखो, आप ऐसे था ये पूरा, एकदम ऐसे टक्कर हुई, तो ये आधा पार्ट ऐसे टूट गया और ये सी के अंदर गिर गया, मतलब हमारा अरेबियन सी के अंदर ये पार्ट गिर गया, और आज जो खड़ा हुआ पोर्शन है वो हम इसको देख रहे हैं। गॉट इट। सो स्टेटमेंट सिंपली इसके बारे में ही पूरा बता रहा था आपको, कैसे वेस्टर्न फ्लैंक सबमर्ज्ड हो गया बीनीथ द सी। होप सो यहाँ तक बातें क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें से काफ़ी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है जो डेल्टास फॉर्म करती है बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, जो कि हमें नॉर्मली पता है, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स। हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 3 ड्रेनेज वाला, उसके अंदर हम रिवर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है वगैरह वगैरह एवरीथिंग एल्स। ओके, पेनिनसुला ब्लॉक क्लियर हो गया आपको कंप्लीटली। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। अगेन हिमालयस और अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल।
in their geological structure, unlike the rigid and stable peninsular block. Consequently, they are still subjected to interplay of exogenic and endogenic forces, resulting in a development of fold, fault, and thrust planes. These mountains are tectonic in origin, dissected by fast flowing rivers which are in the youthful stage. Various landforms like gorge, V-shaped valleys, rapids, waterfalls are indicative of this stage. ठीक है, अभी कहना क्या चाह रहे हैं मैं बता देता हूँ, चलो बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगा। इसने कहा है कि जो हिमालय है माउंटेन मोस्टली दैट इज वेरी मच यंग, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड यंग है। क्या है वो? यंग है। यंग है, फ्लैक्सिबल है। क्यों? बिकॉज इट इज अ यंग, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा होता है, उसने अभी अभी जन्म लिया होता है, तो वो बहुत यंग होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही सेंसिटिव होता है, राइट। और कोई 18 साल का बच्चा है तो वो एकदम स्टेबल होगा, है ना, वो सेंसिटिव तो बिल्कुल होगा नहीं। तो हिमालय एक छोटा बच्चा है जो कि अभी अभी ही फॉर्मेशन हुआ, अभी अभी इन द सेंस 70 मिलियन ईयर्स पहले इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओके। और हिमालय से पुराने जो माउंटेन्स हमने देखा, जो पेनिनसुला ये पूरा ब्लॉक है, ये काफ़ी स्टेबल है क्योंकि हिमालय से भी पुराना है। इट इज़ ओल्डर देन हिमालयज ऑल्सो। तो हिमालय छोटा बच्चा है जो कि काफ़ी यंग है। इसकी वजह से हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो रिवर्स आती है वो हिमालय के माउंटेन रेंजेस को डाइसेक्ट करती है, उनको इरोड करती है अपने यूथफुल स्टेज। हम ड्रेनेज चैप्टर में और लैंडफॉर्म्स के अंदर पढ़ेंगे कि जो चैनल मॉर्फोलॉजी होती है रिवर्स की, यूथफुल स्टेज, ओल्ड स्टेज एंड मैच्योर स्टेज, वो क्या होता है वो सब पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जब यूथफुल स्टेज में होती है तो वो वैलीज, वाटरफॉल्स, रैपिड्स, उन सबको फॉर्मेशन करती है, वो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। वो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं वो हम थॉरली पढ़ेंगे हमारे लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। और ये टेक्टोनिक की ओरिजिन है। अब आपको एक तो चीज़ पता होगा, जैसे कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, ये मान लो यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जब यहाँ मूवमेंट होती है तो ये सबडक्ट करेगी यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट, और इससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। इसी टाइप से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, तो ये टेक्टोनिक इन ओरिजिन है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर होगी बात? इजी था। चलो अब आता है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। सुनते ही पता लग गया होगा क्या होता है ये। अब जैसे कि हमारे पास ये इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो ये पूरा प्लेन एरिया हो गया, माउंटेन फर्स्ट, ये पूरा प्लेन एरिया हो गया, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये प्लेन एरिया क्या है और क्या क्या नहीं है इसके अंदर। ओके, लेट्स स्टडी। तो जो थर्ड जियोलॉजिकल डिसीजन है, अगेन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम अभी इंडिया का फिजियोलॉजिकल या फिजियोग्राफिक डिसीजन नहीं देख रहे हैं, हम अभी जियोलॉजिकल डिवीजन देख रहे हैं इंडिया का, जो कि 3 है। फिजियोग्राफिकल डिवीजन नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो 6 है, ठीक है, याद रखना ये। तो कंप्राइजेस ऑफ प्लेन्स, जो कि रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से बना है। It was a geosanical depression which attended its maximum development during the third phase of Himalayan mountain formation approximately over 64 million years ago. Since then, it has been gradually filled by the sediments brought by river Himalaya and peninsular rivers. यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करना है कि एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट इन दिस प्लेन इज 1000 to 2000 मीटर, और इसको हम कह सकते हैं 1 to 2 किलोमीटर एज वेल, ठीक है, 1 to 2 किलोमीटर एज वेल। अभी क्या था ऊपर बताऊंगा मैं, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। So it is evident from the above discussion that there are significant variation among the different regions of India in terms of their geological structure, which has far-reaching impact upon other related aspects. Variations in the physiography and relief are important among this. Physiography and relief. The relief and physiography of India has been greatly influenced by the geological and geomorphological processes active in the Indian subcontinent। मैं बताता हूँ गंगपुत्र प्लेन में क्या होता है, मैं बताता हूँ। एक और बहुत यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको क्या बताऊँ मैं, ठीक। शांति से सुना मेरी बात को। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, मतलब खाने की प्लेट नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है। यूरेशियन है, ये इंडियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट यहाँ मूवमेंट करती है और इसके नीचे सबडक्ट कर देती है, अब इस साइड तो प्रेशर लगा, प्रेशर बिल्ड हुआ, हिमालयस बन गए। अभी जो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, देखो यहाँ पे ये बीच में गैप है थोड़ा सा, पता है, दिस इज अ गैप। इसको हम ज्योग्राफी की मतलब कहते हैं ना लैंग्वेज में गैप में मतलब बोल सकते हैं, इट इज़ अ होल, ठीक है। अब देखो गैप है, अब माउंटेन्स, अब बारिश आएगी, पानी गिरेगा इस पे, पानी नीचे आएगा, माउंटेन्स को इरोड करेगा, डाइसेक्ट करेगा, और जो सेडिमेंट्स होंगे वो इस गैप में भर जाएंगे हज़ारों सालों से। तो इसके अंदर एलुवियल डिपॉजिट फिलअप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एलुवियल डिपॉजिट, जिसकी लेंथ होगी मतलब डेप्थ होगी इन द सेंस 1 to 2 किलोमीटर्स। ऐसे करके प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ प्लेन समझ लिया कि कैसे माउंटेन्स बने, उसके बाद जो डिप्रेशन क्रिएट हो गया था ये, उसके अंदर कैसे रिवर्स ने सेडिमेंट डिपॉजिट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो प्लेन्स के फॉर्मेशन उसके हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फिजियोग्राफी के ऊपर।
तो फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ध्यान ले लें। फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डज मीन? फिजियोग्राफी मतलब देखो, फिजियो, ध्यान से सुनो, वर्ड्स को पहले तोड़ो। फिजियो मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट। ग्राफी मतलब स्टडी। देखो, माइंड में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत समझदारी से आप समझ सकते हो, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। फिजियोग्राफी सिंपल मतलब है जो हमारे आसपास जो फिजिकल एनवायरनमेंट दिख रहा है, जो हमें डेजर्ट दिख रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं, प्लेन्स दिख रहे हैं, रिवर्स दिख रहे हैं, कोस्टल प्लेन्स दिख रहे हैं, जो हमें टापू दिख रहे हैं, आइलैंड दिख रहे हैं, उनकी स्टडी करना कि वो कैसे बने, है ना, उसको सिंपली कहते हैं फिजियोग्राफी। अब जैसे कि इंडिया का लैंड हमें पता है, ग्रेट डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स के अंदर। ओके, हमारे पास माउंटेन रेंजेस भी है, हमारे पास ब्यूटीफुल वैलीज भी है, कश्मीर वैली देख लो, माउंटेन में हिमालयज है, हमारे पास डीप गॉर्ज है। मैं आपको बताऊंगा, कल हम एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर मैं आपको गॉर्जेस, कैनियंस एंड वैली के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो वो शॉर्ट वीडियो रहेगी, 3-4 मिनट्स की रहेगी, कल देख लेना, कल मैं अपलोड करूंगा उसको। और जो साउथ है इंडिया का, ये तो नॉर्थ की बात हो गई। साउथ स्टेबल टेबल लैंड है, लाइक प्लेट्यू इंडिया में साउथ में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। ओके, प्लेट्यूज हो गया, डेनुडेड रॉक्स हो गए, स्क्रैप्स हो गए बहुत सारे, ये हम सब जानेंगे क्या होता है, ठीक है। गॉट इट। अब इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स पहला, नॉर्थर्न प्लेन्स दूसरा, पेनिनसुलर प्लेट्यू तीसरा, इंडियन डेजर्ट 4, कोस्टल प्लेन्स 5 एंड आइसलैंड 6। कुल मिला के इंडिया की 6 फिजियोग्राफिकल डिवीजन है। आज हम केवल और केवल इसके अंदर 3 पढ़ेंगे, ओनली 1, 2 एंड 3 पढ़ेंगे। डेजर्ट, प्लेन्स और आइलैंड कल पढ़ेंगे, आज हम 3 देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, करते हैं हम अच्छे से इसको। ओके, सो अभी तक समझ में आ गया? अभी तक समझ में आ गया? एक काम करते हैं, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं चैप्टर को। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, कल हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिजियोग्राफी डिवीजन को समझेंगे, और परसों हम तीनों को लास्ट समझ के परसों क्वेश्चंस भी थोड़ा अटेम्प्ट करेंगे कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आपको मैं आज एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा। ये जो इंडिया का मैप है, इसको अच्छे से पढ़ के आना। इसकी जो रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयाज, है ना, शिवालिक, पेरपंचल, बस एक बार पढ़ लेना है, याद मत करना, रटना मत। देखो, रटोगे तो ज्योग्राफी कभी आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। इस चीज़ों को देख के आना, एनालाइज करना कि काराकोरम कहाँ आया हुआ है ना, ये जो रेंजेस है यहाँ की, ये क्या क्या है, ये पूरे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आइसलैंड ग्रुप, थोड़ा देख के आना, बस एनालाइज करके आना, बाकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक आज का जितना भी टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया है। एक्चुअली मैं ये जो पीपीटी है, ये आपको ज्योग्राफी जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। कल कल मैं अपलोड कर दूंगा इसको, तो वहाँ से जाके गो थ्रू कर लेना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जॉवर्ड्स विद चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे सारे आपको पीपीटीज, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। होप सो सेशन अच्छे से समझ में आया हो। ओके, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कुछ भी अगर आपको और इंप्रूवमेंट चाहिए उस सेशन के अंदर, और डेफिनेटली लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर कर देना, तो इनको भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल पाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करो आप।